अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम ऑर्डर 37 की बात करते हैं, जो डील करता है समरी प्रोसीजर और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स उसमें चेक आ जाता है, हुंडी आ जाती है, फिर नोट आ जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो उसके हवाले से अगर कोई भी केस होगा, किसी चेक का अगर था और उसके हवाले से रिकवरी का केस है, तो वो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस की तरह ही ट्रीट होगा, और उसके लिए समरी प्रोसीजर को कानून ने प्रोवाइड किया गया है। ज़रा जल्दी जल्दी देखते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है और इस पे कैसे अमल दरामद होता है। तो ये बेसिकली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों को इख्तियार है ये समरी प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के लिए। तो यूजली आजकल जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्राई होता है, वो नीचे सिविल जज के पास ट्राई नहीं होता। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसीजर है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर है, इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और लंबी हेक्टिक लिटिगेशन में नहीं घुसना पड़ता, और इस पर बहुत जल्द डिसीजंस अदालतें कर देती हैं। आई एम सॉरी। सबसेक्शन 2 देख लेते हैं कि वो तमाम सिविल सूट्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट के केस में अगर वो प्लेंटिफ की ये ख्वाहिश है कि वो इसकी बेस पे वो केस करना चाहता है, तो वो केस कैसे स्टार्ट करेगा। वो प्लेंट जो है वो अदालत में प्रेजेंट करेगा, अपना दावा लिख के वो प्रेजेंट कर देगा, और समन की वो उसी तरह होगी जिस तरह सिविल प्रोसीजर कोड में प्लेंट होती है, दावा होता है। अलबत्ता समन के लिए एक डिफरेंट पैटर्न मौजूद है जिस पे समन इशू होंगे, वो इतना रेलिवेंट नहीं है इस केस में। Number 2, in any case in which the plaint and summons are in such forms respectively, the defendant shall not appear or defend the suit unless। अच्छा, अब जब वो दावा दायर हो गया, केस फाइल हो गया, तो जो डिफेंडेंट होगा उसको नोटिस मिल गया, वो आ गया, तो वो आके जवाब दवा फाइल नहीं कर देगा जैसे बाकी केसेस में होता है। वो उसके लिए उसको पहले अदालत में एक दरख्वास्त गुजारनी पड़ेगी और इजाज़त मांगनी पड़ेगी कि जी मैं इस केस को डिफेंड करना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए। और फिर अगर उसको इजाज़त अदालत दे देती है तो वो अपना जवाब दाखिल करेगा, अदरवाइज़ वो जवाब ही दाखिल नहीं कर पाएगा। कोर्ट डिनाइल भी कर सकती है, क्योंकि ये सफिशेंट प्रूफ होता है ना कि जी आपने चेक दिया था। कोई शख्स आके ये तो नहीं कह सकता कि जी चेक मैंने दिया नहीं था, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके हालातों वाक़यात हैं जिससे वो साबित कर सकता है कि ये चेक मैंने नहीं दिया था, वो बताएगा कोर्ट को, तो फिर उसको परमिशन इस सूरत में मिल सकती है। अब अगर परमिशन नहीं मिलती या उसको तो फिर उसकी क्या सूरत होगी। In default of his obtaining such leave or of appearance and defense in pursuance thereof, all allegations in the plaint shall be deemed to be admitted and the plaintiff shall be entitled to a decree। अगर उसको इजाज़त नहीं देती कोर्ट, तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि अब उसके खिलाफ ये केस साबित हो चुका है, और उसके बाद कोर्ट इस केस को डिक्री कर देगी। फॉर द प्रिंसिपल सम ड्यू ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 79 एंड 18 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब जब केस अदालत डिग्री कर देगी तो फिर उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है उस कानून की रोशनी में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 में जो भी इंटरेस्ट रेट मौजूद होगा उसके मुताबिक कोर्ट उसको इंटरेस्ट भी उस पर दे सकती है, उस पर मुनाफा भी उस रकम पे दे सकती है, और इस बात का तयन भी अदालत ही करेगी कि ये मुनाफा किस दिन से देना है और कितना मुनाफा बनता है। और इसके अलावा अगर सब्सिक्वेंटली भी किसी किस्म का कोई उस पर इंटरेस्ट होगा तो वो भी क्लेम किया जा सकता है। फॉर सच सम और फॉर कॉस्ट as may be prescribed, provided that if the plaintiff claim more than such fixed sum for cost, the cost shall be ascertained in the ordinary way। अब उस कॉस्ट के अलावा, उस खर्चे के अलावा जो अदालत इसमें कर देती है, अगर वो कोई प्लेंटिफ जो है वो उसके अलावा या उससे ज़्यादा कॉस्ट लेने का हकदार समझता है ख़ुद को, तो वो फिर ऑर्डिनरी केस में भी उसमें वो जा सकता है और लिटिगेशन में,
और रिकवर करने की कोशिश की जा सकती है। अब इस सेक्शन के तहत जो डिग्री होगी उसको फ़ौरन ही साथ एग्जीक्यूट भी कर दिया जाएगा। और द कोर्ट शेल अपॉन एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट गिव लीव टू अपीयर एंड डिफेंड द सूट अपॉन एफिडेविट्स विच डिस्क्लोज सच फैक्ट्स एज वुड मेक इट इनकम्बेंट ऑन द होल्डर टू प्रूव कंसिडरेशन और सच अदर फैक्ट्स एज द कोर्ट मे डीम सफिशिएंट टू सपोर्ट द एप्लीकेशन। अब बात करते हैं कि अगर उसको परमिशन मिल गई है केस डिफेंड करने की, तो फिर वो अपने मौक़िफ़ की तायीद में साथ बयान हल्फी लगाएगा और वो तमाम फैक्ट्स डिस्क्लोज़ करेगा कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से ये जो क्लेम है मुद्दई का ये झूठा साबित होता है। अब अनकंडीशनल भी हो सकती है इजाज़त जो अदालत केस कंटेस्ट करने की देती है, या उस पर कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है, कोई कॉस्ट उसको श्योरिटी के लिए कहा जा सकता है कि इतनी श्योरिटी जमा करवा दो अमाउंट कोर्ट में, तो उसके बाद भी फिर करो। नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि अगर 5 लाख का चेक था को कोर्ट कहेगी ठीक है इजाज़त आप कंटेस्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ श्योरिटी ऑफ इक्वल अमाउंट, कि कल अगर केस आपके खिलाफ होता है तो कोर्ट उसको रिकवर कैसे करेगी, आप अदालत में श्योरिटी जमा करवाएं और उसके बाद फिर वो इशू फ्रेम करेगी और उस पर जो भी है एविडेंस कलेक्ट करेगी, वो उसी तरह होगा जो प्रोसीजर अदालत मुनासिब समझे उसके मुताबिक वो ये अडॉप्ट कर सकती है। अब जो प्रोविजन है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जिसमें सफिशेंट काज की बुनियाद पर वक्त जो है वो उसमें रियायत दी जाती है केस करने के हवाले से, तो इसी तरह जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का केस है अगर वो टाइम बार्ड है और कुछ सफिशेंट रीज़न थी तो वो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट 1908 का एप्लीकेबल है और उसके तहत वो एप्लीकेशन दे सकता है डिले कंडोन करने के लिए। After decree, the court may, under special circumstances, set aside the decree and, if necessary, stay or set aside execution, and it may give leave to the defendant to appear the summon to defend the suit and to seem reasonable to the court to do so on such terms as to cause as things fit। अगर कोई एक्सपायरी डिग्री हो गई है और पहले बंदा अपीयर नहीं हुआ और वो लेटर ऑन आ गया है तो कोर्ट उसको इजाज़त दे सकती है, डिग्री सेट असाइड कर सकती है और उसको इजाज़त दे सकती है कि चलो तुम्हारा मटेरियल काफ़ी है तो तुम इसमें जो भी अपना डिफेंड करना चाह रहे हो वो करो। इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस ऑर्डर द कोर्ट में ऑर्डर द बिल हुंडी और नोट ऑन विच द सूट इज़ फाउंडेड टू बी फोर्थविथ डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब अगर तो कोई बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे कहते हैं, या हुंडी है, ये प्रोनोट है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका केस है, चेक है इवन, तो फिर अदालत उसको कह सकती है कि ये आप अदालत में जमा करवा दें और फर्दर इसके बारे में जो भी डिसीजन होगा केस का तो उसका ऑर्डर उसके साथ ही हो जाएगा कि उसका क्या करना है। या फिर कोर्ट कह सकती है कि अगर आप वो चेक जमा नहीं करवा रहे, ये पैसे हैं जो जिनका इशू था ये जमा नहीं हो रहे, तो फिर आप उतनी अमाउंट की श्योरिटी कोर्ट में जमा करवा दें कि ये सेफ रहेगा जो भी आपके पास है। The holder of every dishonored bill or bill of exchange or promissory note shall have the same remedies for recovery of the expenses incurred in noting the same for non-acceptance or non-payment or otherwise by reason of such dishonor as has under this order for the recovery of the amount of such bill or note। अब उससे जितने भी आपके एक्सपेंस आ रहे हैं वो केस करके उस सूट में वो रिकवर करने के लिए भी आप हकदार हैं। आप ये कह सकते हैं कोर्ट को कि जनाब ये तो इसने देने ही थे, चलें कोर्ट डिग्री हो गई, लेकिन इसके साथ मुझे इस केस को दायर करने पे मेरा इतना ख़र्चा आया है क्योंकि ये ज़िम्मेदारी इस पे आती है तो ये पे करे, तो कोर्ट उसके हवाले से भी ऑर्डर कर सकती है। ये दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, समरी प्रोसीजर जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का है उसके हवाले से कवर अप मैंने उसको ऑलमोस्ट सारा कर दिया है। फिर भी किसी दोस्त का कमेंट को सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।